नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मैं पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जो पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है 16 अगस्त 2019 थर्ड शिफ्ट का एमटीएस का पेपर। तो इसके सारे मैथ्स के क्वेश्चन को हम लोग आज की क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। डेली आपको एक शिफ्ट का कंप्लीट मैथ्स का सोल्यूशन मैं इस चैनल पे आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ये सीरीज़ एसएससी एमटीएस 2021 वाले जो भी एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि अगर आप एमटीएस का एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उन पे आपको बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है। इसीलिए मैं सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको करा रहा हूँ। क्लियर? तो इस सीरीज़ को आप ज़्यादा ज़्यादा देखिए, उसके अलावा आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है 30 दर्जन अखरोट 14,400 रुपये में खरीदे गए और 32 पैकेट अखरोट, प्रत्येक पैकेट में 20 अखरोट कितने के खरीदे गए? 57,600 में खरीदे गए। यदि अखरोट को मिलाकर एक पैकेट में 5 के हिसाब से 432 रुपये में बेचा गया तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो 30 दर्जन ये, तो 30 दर्जन का मतलब कितना हुआ? 360 अखरोट, क्योंकि एक दर्जन में कितने होते हैं? 12। ये कितने के खरीदे गए? 14,400 के। क्लियर? और फिर आपके 32 पैकेट और एक पैकेट में है कितने? 20। तो 32 दूना कितना हुआ? 640। 640 अखरोट कितने के खरीदे गए? 57,600 के। यानी कि टोटल सीपी कितना आ गया? 0 0 6 4 10 7 4 11 और एक कितना हुआ? 12। 5 और एक 6, 6 और एक कितना हुआ? 7। यानी कि टोटल जो सीपी है वो कितना है? 72,000 रुपये। क्लियर? और टोटल अखरोट कितने खरीदे आपने? 1,000। अब यहाँ पे 432 रुपये में एक पैकेट बेचा और एक पैकेट में है कितने अखरोट? 5। तो टोटल पैकेट की संख्या कितनी आएगी? 5 अगर एक पैकेट में है तो यानी कि 200 पैकेट जो हैं उनका प्राइस हमें निकालना है। यानी कि 200 पैकेट का विक्रय मूल्य कितना होगा? 200 इंटू 432। तो 200 इंटू 432 कर लेते। देखो इतना तो आप ध्यान रखेंगे कि सीपी कितना आया? 72,000। क्लियर? सीपी जो आया आपका वो कितना आया? 72,000। ठीक है। एसपी कितना आएगा? 200 इंटू 432। तो इसे गुणा करो, 0 0 2 दूना कितना हुआ? 4, 2 3 कितना हुआ? 6 और 2 छक्कू कितना हुआ? 8। यानी कि 86,400 रुपये का आपने क्या किया? उन्हें बेचा। तो कितने का फ़ायदा हुआ? 14,400 रुपये का फ़ायदा हुआ। किस पे हुआ? 72,000 पे हुआ। तो 100 पे भाई कितना होगा? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो। 72 दूना होता है 144। यानी कि 20% का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है 5 विषयों पर एक परीक्षा आयोजित की गई जहां प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम अंक 100 थे। एक्स ने 4 विषयों में क्रमशः 82, 97, 88 और 91 अंक प्राप्त किए। यदि उसके कुल अंक 90% थे तो 5वें विषय में उसने कितने अंक प्राप्त किए? आपको ये बताना है। देखो यहाँ पे अगर उसने 90% अंक पाए हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? 90% का मतलब क्या हुआ? कि हर सब्जेक्ट में 90 आने चाहिए, या ओवरऑल टोटल कितने सब्जेक्ट हैं? 5। तो यानी कि कितने नंबर आने चाहिए? 450। तो एक तो तरीका ये है आपका कि इन सभी को जोड़ो और मान लेते हैं कि 5वां जो सब्जेक्ट है उसमें उसने एक्स नंबर गेन किए। क्लियर? और फिर इन सभी को जोड़ेंगे और 450 में से घटा देंगे। एक तो तरीका ये है सिंपल। दूसरा तरीका आप दिमाग लगा सकते हो, अगर 90% अंक ला रहा है और 100 नंबर का पेपर है, यानी कि उसका जो एवरेज है वो कितना है? 90। यानी कि हर एक जो पेपर है उसमें उसे 90 नंबर लाने हैं। अब देखो यहाँ पे 82 नंबर लाया, यानी कि एवरेज से कितना कम है? 8। यहाँ पे 97, यानी कि एवरेज से कितना ज़्यादा? 7। यहाँ पे 88, यानी कि एवरेज से कितना कम? 2। यहाँ पे 91, यानी कि एवरेज से कितना ज़्यादा? 1। तो कितना कम वाला पहले जोड़ लो। 8 2 कितना हुआ? 10। 7 और 1 कितना हुआ? 8। यानी कि एवरेज से कितना कम रह गया? 2। तो इसकी भरपाई करेगा कौन? जो 5वां सब्जेक्ट है। तो 5वें में 90 तो पाएगा ही और ये 2 की कमी भी पूरी करेगा। यानी कि 90 प्लस 2 यानी कि 92 नंबर लाने पड़ेंगे, तभी एवरेज की भरपाई हो पाएगी। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, दिया हुआ है किसी राशि पर 7% प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 700 रुपये है, तो मूलधन कितना होगा? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट सिंपल होता है। अगर पहले साल 7% है तो हर साल 7% मिलेगा ब्याज। तो 5 वर्षों में कितना ब्याज मिला? 7 बच्चे 35%, और उसकी वैल्यू कितनी है? 700 के बराबर है। तो 35 दूना कितना हुआ? 70। यानी कि 1% की जो वैल्यू है वो 20 के बराबर है। तो 100% की वैल्यू यानी कि 2 जीरो चिपका दो तो कितनी हो जाएगी आपकी? 2000। यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है
प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का माध्य कितना होगा। यानी कि प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का आपको माध्य का मतलब क्या होता है, एवरेज निकालना है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर 20 संख्याएं और पूर्ण संख्याएं, तो पूर्ण संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 0 से। तो 0 से अगर स्टार्ट करेंगे तो 20 संख्या लिखेंगे, यानी कि 0 से 19 तक आएगा। 0, 1, 2 और इस तरीके से 19 तक आएगा। तो इसका एवरेज निकालना है। तो अगर संख्याओं में डिफरेंस बराबर होता है तो उनका एवरेज कैसे निकालते हैं, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटे 2। तो 19 प्लस 0 19 हुआ, तो 19 बटे 2 कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा, 9.5 होगा। यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया हुआ है, एक संख्या को 3 भागों में इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 3 गुना, दूसरे भाग के 6 गुना और तीसरे भाग का 8 गुना बराबर है। यदि पहला भाग 1600 है तो तीसरा भाग कितना होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि एक संख्या को 3 भागों में तोड़ा गया। पहले भाग का 3 गुना हम मान लेते हैं, ए, बी और सी तीनों भाग हैं, ठीक है। आप मान लो एक्स, वाई, जेड है। तो पहले का 3 गुना यानी कि 3a की वैल्यू किसके बराबर है, दूसरे भाग के 6 गुने के बराबर यानी कि 6b और तीसरे भाग के 8 गुने के बराबर यानी कि 8c के बराबर है। क्लियर। तो ए, बी और सी का अगर हमें अनुपात निकालना है तो आप डायरेक्ट निकालो। कैसे निकलेगा, देखो ए की वैल्यू निकालनी तो इनको आपस में गुणा कर दो, 6 8 48। ऐसे आपको बी की वैल्यू निकालनी है तो कितना हो जाएगा, 8 3 24। ऐसे आपको सी की वैल्यू निकालनी है तो कितना होगा, 6 3 18। अब देखो ये किससे कैंसिल हो जाएगा, 6 से। 6 8 48, 6 चौक 24 और 6 3 18। अब यहाँ पे देखो पहला भाग दिया हुआ है कितना, 1600। क्वेश्चन में कितना है, 8, यानी कि 8 की वैल्यू जो है वो 1600 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 200 होगी। तो पूछा क्या गया है, तीसरा भाग, यानी कि 3 दूना 6, यानी कितनी हो जाएगी, 600। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है, नीचे दिए गए दंड आरेख में वर्ष 2011-2018 के दौरान किसी बड़े फर्म के गेहूं उत्पादन को दर्शाया गया। अवधि के औसत उत्पादन की तुलना में दिए गए कितने वर्षों में गेहूं उत्पादन अधिक था। यानी कि एवरेज से कितने वर्ष उत्पादन जो है वो अधिक था, आपको ये बताना है। तो पहले तो आपको एवरेज निकालना पड़ेगा। तो एवरेज कैसे निकलेगा, इन सभी को जोड़ो और जितनी संख्याएं, मतलब जितने साल का डाटा दिया है उससे आप डिवाइड कर दो। तो जोड़ते हैं तो 7 और यहाँ पे 7 5 12, 12,000 और 12,000 और 6500 और 7500 को जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 14,000। तो 12,000 और 14,000 कितना हुआ आपका, 26,000। 26 और 6 कितना हुआ, 32। 32 और ये 2500 और 4500 कितना हो गया आपका, 2500 और 4500 कितना हो गया आपका, 7,000। तो 32 में जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 39। 39 और 2,000 कितना हुआ, 41, यानी कि 41,000 हुआ। और टोटल 8 डाटा हैं आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 सालों का है तो 8 से डिवाइड करेंगे, 8 पंचे 40, फिर 8 एकन 8, 8 दूनी 16 और 8 पंचे 40, यानी कि 5125 होगा। तो अब देखो भाई 5125 का मतलब है 5000 से ऊपर कितने में है। तो देख लीजिए आप, देखो 1, फिर आपका 2, फिर आपका 3, फिर 4, यानी कि टोटल 4 सालों में जो है वो एवरेज से ज़्यादा है। यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कोई नाव 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ऊर्ध्व प्रवाह और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अनुप्रवाह चलती है। ठीक है। तो स्थिर जल में नाव की गति क्या होगी। तो ऊर्ध्व प्रवाह में चाल क्या होती है, x माइनस वाई, और वो कितनी दी हुई है, 20। और अनुप्रवाह में चाल क्या होती है, x प्लस वाई, वो कितनी दी हुई है, 30। आपको क्या निकालनी है, नाव की चाल, यानी कि x की वैल्यू बतानी है, यानी कि बड़े वाले का मान बताना है। मैंने आपको कई बार बताया है कि अगर दो संख्याओं का आपको डिफरेंस दिया है और योगफल दिया तो बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे। तो 30 और 20 कितना हुआ, 50। 50 को आधा करेंगे कितना होगा, 25 होगा। यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया हुआ है, नवंबर माह में एक कला प्रदर्शनी आयोजित की गई। सप्ताह के कार्य दिवसों और सप्ताहांत यानी कि वीकेंड पर आने वाले आगंतुकों की औसत जो संख्या है वो क्रमशः 750 और 450 थी। ठीक है। यदि माह का पहला दिन सोमवार था तो माह में आगंतुकों की औसत जो संख्या थी वो कितनी है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो जितने दिन कार्य होता है उतने दिन औसत कितने लोग आते हैं, 750, और जो छुट्टियां होती हैं उनमें कितने लोग आते हैं, 450। क्लियर। तो यहाँ पे आपको टोटल का एवरेज बताना है। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि सप्ताह में
कितनी छुट्टियां पड़ेंगी, यानी कि संडे कितने पड़ेंगे, ठीक है, वीकेंड कितने पड़ेंगे। तो नवंबर का जो महीना होता है वो 30 का होता है। अगर सोमवार से स्टार्टिंग होती है, यानी कि 1 तारीख को अगर मंडे है, तो इसका मतलब है अगला जो संडे होगा वो 7 तारीख को पड़ेगा। फिर उसके बाद संडे 7 दिन के बाद यानी कि 14 तारीख को पड़ेगा। उसके बाद 21 तारीख को पड़ेगा। उसके बाद 28 तारीख को पड़ेगा। यानी कितने संडे पड़ेंगे आपके? 4। तो 4 संडे यानी कि छुट्टियां कितनी होंगी? 4 होंगी। तो गैर छुट्टियां कितनी होंगी? 26 होंगी। तो छुट्टियां कितनी हैं? 4। और छुट्टी पे कितने लोग आते हैं? 450। तो 450 से मल्टीप्लाई कर दिया। और गैर छुट्टी वाले दिन कितने लोग आते हैं? 750। तो गैर छुट्टी वाले दिन कितने हैं? 26। तो इसे 750 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल दिनों से डिवाइड करेंगे। टोटल कितने दिन होते हैं एक महीने में? नवंबर के महीने में 30 दिन होते हैं। तो 30 से डिवाइड करेंगे। देखो 30 से अगर डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया और 0 से 0 ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे कितना आएगा आपका? 15 और यहाँ पे कितना आएगा आपका? 25। तो 15 चक्कू 60 हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे 25 छक्का कितना हुआ? 150। हासिल लगा 15 और 25 दूनी 50। 50 और 15 कितना हुआ आपका? 25 दूनी 50, 25 छक्का 150, हासिल लगा 15 और 25 दूनी 50। 25 दूनी 50 और 15 कितना हुआ? 65। जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 710। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? तो यहाँ पे अगर ये 530 दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे जो लैंग्वेज है या तो उसमें कुछ डिफरेंस होगा या कुछ और होगा। ठीक है, फिलहाल इस तरीके का अगर क्वेश्चन है तो यहाँ पे यही आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जैसा लिखा है वैसे ही आप करते चले जाओ। बोर्ड मास का क्वेश्चन है तो सॉल्व करते हैं। देखो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई से, ठीक है। तो 0.4 को अगर 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या होगा? 5 चक्कू 20, 20 आएगा और 6 दूनी 12, 120। और 120 को 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा आपका? 15। क्लियर? फिर डिवाइड करना है, ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखो 12 दशमलव 120, 120 को अगर हम 16 से डिवाइड करें तो यहाँ पे कितना आएगा आपका? 120/16। तो भाग को अगर गुणा में चेंज करें तो 16 बटे कितना हो जाएगा आपका? 120। प्लस आपका 5 को 0.2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। और माइनस यहाँ पे कितना होगा? 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 और उसको 0.01 से अगर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? -1। तो ये इससे कैंसिल हो गया। 15 से काटेंगे तो 15 अट्ठे होता है 120। 8 से काटेंगे तो 8 दूनी 16, यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया हुआ है, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और उसका वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो 440 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो लंबवृत्तीय बेलन होता है उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr/h और उसकी वैल्यू कितनी है? 440। वैल्यू रख देंगे। पाई का मान कितना होता है? 22/7। आर की वैल्यू निकालनी है। एच का मान कितना है? 10 बराबर कितना है? 440। तो 22 दूनी 44। तो यहाँ पे कितने बार जाएगा? 10 बार। 10 से 10 कैंसिल हो गया। आर की वैल्यू कितनी आ गई? 7। यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। दिया हुआ है, एक व्यक्ति ने 1000 में एक कमीज और 2000 में एक जोड़ी पतलून खरीदी। कमीज और पतलून पर दी गई छूट क्रमशः 20% और 50% है, तो टोटल पर छूट क्या होगी? देखो हमेशा याद रखो कि अगर आपको आंसर परसेंट में बताना है तो उसको आप रेशियो से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो वही यहाँ पे फंडा लगाएंगे, यहाँ पे डिजिट से कोई मतलब नहीं है। देखो 1000 की कमीज खरीदी, क्लियर, और 2000 रुपये की पतलून खरीदी, ठीक है। तो टोटल का खर्चा कितना आया? 3000। तो इससे हम क्या करेंगे? 3 0 हटा देते हैं, यानी कि 1 + 2 = 3 कर सकते हैं। क्लियर? तो इस पे कितने का डिस्काउंट मिला? 20% का। इस पे कितने का मिला? 50% का। मान लेते हैं कि ओवरऑल पे कितने का मिला? x का। तो 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, तो बस इसका जो सम है वो इसके बराबर होगा। तो 20 × 20% प्लस 5 दूना कितना हुआ? 100% बराबर कितना हुआ? 3x। तो 120% की वैल्यू कितने के बराबर है? 3x के बराबर। 3 से काटेंगे तो 4 12, यानी कि ओवरऑल पे कितना मिला? 40% का डिस्काउंट मिला। क्लियर? आप वैसे भी लगा सकते हैं लेकिन उससे आप फिर सिर्फ फंस ही जाएंगे। बाकी क्वेश्चन जो है आपका सिंपल नहीं होगा, ये ज़्यादा अच्छा तरीका है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। देखिए दिया हुआ है, एक बाइक का मालिक लगातार 3 वर्षों तक क्रमशः 64 रुपये, 80 रुपये और 320 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल खरीदता है। यदि वह पेट्रोल खरीदने में हर वर्ष 32,000 रुपये खर्च करता है तो पेट्रोल का प्रति लीटर औसत मूल्य कितना होगा? तो औसत प्राइस अगर निकालना है तो कैसे निकलेगा? टोटल
जो खर्चा है आपने टोटल कितने रुपए का खरीदा और कितने लीटर खरीदा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो 32,000 का अगर तीनों साल खरीदेगा यानी कि टोटल कितने का खरीदा, तीनों साल में टोटल जो खरीदारी की वो कितने की 96,000 रुपये की 32,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब टोटल अगर पेट्रोल की मात्रा में निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। देखो पहले साल 64 रुपये पर लीटर था, तो 32,000 का अगर खरीदा तो कितने लीटर खरीदा, 32,000 को 64 से डिवाइड करो यानी कि पहले साल कितना खरीदा 500 लीटर। दूसरे साल 8 से काटेंगे, 8 चक्कू 32 यानी कि 400 लीटर। तीसरे साल कितना आएगा आपका 100 लीटर यानी कि 500 और 4 कितना हुआ 900 और 100 कितना हुआ 1,000। तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे यानी कि जो एवरेज प्राइस आएगा वो कितना आएगा 96 रुपये पर लीटर आएगा। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया हुआ है ए, बी और सी किसी कार्य को 16 दिनों में कर सकते हैं जबकि ए और बी उसी कार्य को 40 दिन में कर सकते हैं। सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए प्लस बी प्लस सी किसी कार्य को 16 दिन में करते हैं और ए और बी उस कार्य को 40 दिन में करते हैं। तो दोनों का एलसीएम ले लो, कितना होगा 80। तो यहाँ पे कितने लड्डू आएंगे 16 पंचे 80 और यहाँ पे 40 दूना होता है 80 यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके 5 लड्डू बनाते हैं जबकि ए और बी 2 लड्डू बनाते हैं। इसका मतलब है सी अकेले कितने बनाता है 3 लड्डू, उसे बनाने कितने हैं 80। तो टोटल टाइम कितना लगेगा, 80 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 दूना 6, कितना बचा आपका 2, जीरो उतारा, फिर कितने वाले जाएंगे तिछाक 18 यानी कि 26.67 आएगा आपका। यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया हुआ है दो संख्याओं का योग और अंतर 27 और 3 है, दो संख्याओं का अनुपात क्या होगा। अभी मैंने यही बात आपको बताई कि अगर दो संख्याओं का योगफल और अंतर आपको दिया है तो बड़ी संख्या अगर निकालनी है तो इनको जोड़ के आधा कर दो। तो 27 और 3 कितना हुआ 30, 30 को आधा करेंगे तो कितना हुआ 15। छोटी संख्या निकालनी, इनको घटा के आधा कर दो। तो 27 में से 3 गया कितना बचा 24, 24 को आधा करेंगे तो कितना हुआ 12, 3 से काट लो, तिपच 15, तिचौक 12 यानी कि इनका जो अनुपात होगा वो कितना होगा 5:4 यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया हुआ है ए किसी कार्य को अकेले 96 दिनों में पूरा कर सकता है, बी ए से 3 गुना कुशल है। ए ने 24 दिन तक अकेले कार्य किया, उसके बाद भी उसमें जुड़ गया, भाई एक साथ मिलकर शेष कार्य को कितने दिन में पूरा कर देंगे। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है ए और बी ए से 3 गुना कुशल कारीगर है यानी कि ए अगर एक दिन में 1 लड्डू बनाता है तो बी कितने बनाता है 3। अब ए अकेले किसी कार्य को 96 दिन में करता है तो यहाँ से ये हमें हिंट दिया हुआ टोटल वर्क का। तो 1 लड्डू अगर ए बनाता है और 96 दिन में कार्य करता है यानी कि टोटल जो वर्क है वो कितना है 96 लड्डू का है, यानी कि 96 लड्डू बनाने हैं। तो हमने कैपेसिटी भी निकाल ली और टोटल वर्क भी निकाल लिया। ए ने अगर 24 दिन तक कार्य किया, एक दिन में 1 लड्डू बनाता है तो 24 दिन में कितने लड्डू बने 24, यानी कि बचे कितने लड्डू बनाने के लिए 24 जब घटाएंगे तो कितना बचेगा 72। अब दोनों मिलके अगर बनाएंगे तो एक दिन में 4 लड्डू बनेंगे तो 72 बनने में कितना समय लगेगा, 4 से काटेंगे 4 × 4, 4 × 8 32 यानी कि 18 दिन लगेंगे। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया हुआ है कोई मूलधन साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों में 50% बढ़ जाता है, यानी कि जो ब्याज है वो कितना मिलता है 5 साल में 50% मिलता है। तो समान ब्याज दर के साथ 20,000 रुपये पर 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो पहले क्या करते हैं रेट निकालते हैं। देखो मूलधन जो है वो साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों में 50% बढ़ जाता है। इसका मतलब है 5 साल में जो वृद्धि होती है वो 50% की होती है। तो 1 साल में कितनी होगी 10%, और 1 साल में वृद्धि को हम लोग क्या बोलते हैं रेट बोलते हैं, यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट की रेट है वो कितनी आ गई 10%। और ब्याज की दर कंपाउंड इंटरेस्ट की भी हमें कितनी रखनी है यही रखनी है। यानी कि अब क्वेश्चन हमें क्या निकालना है 20,000 रुपये पर 3 वर्षों के लिए 10% की दर पर कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज ही निकाल लेते हैं। 20,000 का 10% कितना हुआ 2,000, यानी कि पहले साल कितना मिलेगा 2,000, दूसरे साल ये 2,000 तो 2,000 रहेगा और इस 2,000 पे 200 मिलेगा यानी कि इसका 10%। तीसरे साल क्या होगा 2,000 तो 2,000 रहेगा, इस 2,000 पे 200 मिलेगा, 200 रहेगा और 200 का 10% यानी कि कितना 20 रुपये और मिलेगा। टोटल कितना हो गया 4620 यानी कि नहीं 2 2 4 2 6 यानी कि ये कितना हुआ 6,000 और फिर 600 ये और 20 ये यानी कि 6620 होगा। यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है
वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है किसी गोले और किसी लंबवृत्तीय बेलन का आयतन समान है। गोले और बेलन की त्रिज्या क्रमशः 21 और 14 सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई क्या होगी? तो गोला और लंबवृत्तीय बेलन का आयतन अगर बराबर है तो गोले का आयतन कितना होता है? 4/3। मान लेते हैं इसकी रेडियस कितनी है? r1, यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब, और वो किसके बराबर है? लंबवृत्तीय बेलन के आयतन के बराबर है। तो हमने मान लिया इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है? r2 है। तो लंबवृत्तीय बेलन का आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि पाई r2 स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा। तो पाई से पाई आपका कैंसिल हो गया, 4/3। जो गोला है उसकी त्रिज्या कितनी है? गोले की त्रिज्या है आपकी 21 सेंटीमीटर। तो 21 इंटू 21 इंटू कितना होगा? 21 होगा। और जो बेलन है उसकी त्रिज्या कितनी है? 14, यानी कि 14 इंटू 14, और h की हमें वैल्यू निकालनी है। तो 3 से जब सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 3 से काटेंगे, 3 21 हुआ, ठीक है। अब 7 से काट लेते हैं, तो 7 दूनी कितना हुआ? 14। 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 से काटेंगे, 2 7 14, 7 से फिर काट लेंगे, 7 तियाँ 21, तो 21 तियाँ कितना हुआ? 63, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया हुआ है, नीचे दिए गए दंड आरेख में वर्ष 2010 से 2018 के दौरान किसी कंपनी के लाभ को दर्शाया गया है। वर्ष 2015 से 2017 का औसत लाभ 2012 के लाभ से कितना प्रतिशत अधिक है? कितना प्रतिशत किससे निकालना है? 2012 से। किसके एवरेज से? 2015 से 2017। तो 2015 में कितना है भाई लाभ? 11,000 का। 2016 में कितना है? 18,000, यानी कि कितना हो गया आपका? 19 और 11 कितना हो गया? 19 और 11 कितना हो गया? 30,000। तो 30,000 का अगर एवरेज निकालें, यानी कितना होगा? 10,000। अब इसका किससे परसेंटेज पूछा गया है? 2012 से। तो 2012 में कितना लाभ है? 8,000। तो 8,000 से ये कितना अधिक है? 2,000। और किससे निकालना है? 8,000 से। तो 2,000 8,000 का कितना परसेंट होगा? तो 2 चक्कू 8, यानी कि 25% होगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपका बोर्ड मास का है, सिंपली से सॉल्व कर लेते हैं। ऑफ का मतलब होता है गुणा से। तो 2 गुणे कितना होगा? 14 डिवाइड बाई कितना होगा? 7, और इंटू कितना होगा? 3, प्लस 44 को 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4, और 4 अट्ठे कितना हुआ? 32, माइनस यहाँ पे 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? यहाँ पे 3, और 12 3 कितना हुआ? 36, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो आप कितना बचा? -4, और यहाँ पे आपका कितना आएगा? 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 4 तियाँ कितना हुआ? 12, 12 में से 4 गया तो कितना बचा? 8, यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए क्वेश्चन, देखिए दिया हुआ है किसी घन का कुल पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो 864 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका आयतन कितना होगा? तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वो 6a स्क्वायर होता है, और उसका मान कितना दिया हुआ? 864। तो 6 से काटेंगे, 6 एकन 6, 6 चौक 24 और 6 चौक 24, तो a की वैल्यू कितनी होगी? √144, यानी कितनी हो गई? 12। तो जो घन है उसकी भुजा कितनी आ गई? 12। तो घन का आयतन कितना होता है? भुजा क्यूब। तो 12 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा? 1728, यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए क्वेश्चन, यहाँ पे दिया हुआ है कोई रेलगाड़ी एक कार से 50% तेजी से चलती है। दोनों एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं और 360 किलोमीटर की यात्रा के बाद आपस में मिलते हैं। यात्रा के बीच रेलगाड़ी इंजन में खराबी के कारण किसी स्टेशन पर कुछ घंटे के लिए रुक जाती है। रेलगाड़ी की गति क्या होगी? मेरे हिसाब से क्वेश्चन में कुछ ना कुछ जो है वो अनगिवन है। जैसे आपको ये पता होगा, अलजेब्रा का रूल होता है कि अगर आपको दो इक्वेशन, अगर आपके पास 2 वेरिएबल हैं तो 2 इक्वेशन होनी चाहिए, तभी आप उनका मान निकाल सकते हो। 3 इक्वेशन है तो 3 वेरिएबल होंगे, 3 का मान निकाल सकते हो। अब जैसे यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि दूरी बराबर होता है चाल गुणे साल भी रेशियो के फॉर्म में दी है, यानी कि एग्जैक्ट चाल नहीं दी है, सिर्फ आपको दूरी दी है और टाइम भी नहीं दिया है। तो आप खुद बताओ कि अगर 3 प्रॉपर्टी हैं उसमें से सिर्फ एक प्रॉपर्टी दी है तो क्या आप 2 को निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते हो। तो मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ इसमें जो है वो छूटा हुआ है। फिलहाल अगर तुक्का लगाना है तो कैसे लगा सकते हैं? देखो रेलगाड़ी की जो चाल है वो कार की चाल से 50% अधिक है, तो 50% की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, यानी कि कार की चाल अगर 2 है तो रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी? 3 होगी, यानी कि इनमें अनुपात कितना होना चाहिए? 2 और 3 का होना चाहिए। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं कि रेलगाड़ी की चाल जो होगी वो 90 होगी और कार की चाल कितनी होगी? 60 होगी। तो अनुपात कितना आएगा? 2:3। दोनों से 360 जो है वो इनका क्या होगा? मतलब 360 जो है इन दोनों से कटने वाली संख्या आएगी, ठीक है। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है
वो यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो यहाँ पे छूटा हुआ है मेरे हिसाब से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया हुआ है दो संख्याओं के बीच का अंतर 15 है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है दो संख्याओं के बीच का अंतर 15 है और उनका महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक जो है वो 3 और 108 है। उनके व्युत्क्रमों के बीच का अंतर क्या होगा? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो अंतर कितना दिया है, यानी कि a माइनस बी, अगर संख्या a और b मान लें तो अंतर कितना दिया हुआ है 15, और उनका लघुत्तम और महत्तम समावर्तक कितना है 108 और 3 है। तो दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है? उनके संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो संख्याओं का गुणनफल यहाँ से कितना आ गया 3 इंटू 108। क्लियर। तो अब इनका हमें व्युत्क्रमों का अंतर निकालना है। तो 1/a का व्युत्क्रम कितना होगा 1/a, और b का व्युत्क्रम कितना होगा 1/b। तो यहाँ पे कितना आएगा b माइनस a/ab। ये डिफरेंस दिया हुआ है, अंतर दिया है, यानी कि ये पॉजिटिव होगा किसी भी कंडीशन में। तो यहाँ पे अंतर की वैल्यू आएगी ऊपर कितनी है 15, और गुणनफल कितना है 3 इंटू 108। तो 3 से काटेंगे 3 5 15, यानी कि 5/108 होगा। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है दो बाइक प्रत्येक की लागत 40,000 है। उनमें से एक को 48,000 रुपये में बेचा गया, दूसरी बाइक को कितने में बेचा जाए ताकि 25% का समस्त पे लाभ हो? तो टोटल पे अगर 25% का लाभ चाहिए तो 40 हज़ार की अगर दोनों है, यानी कि 80,000 टोटल कॉस्ट है। इस पे 25% अगर फ़ायदा लोगे तो 25% इसका कितना हुआ 20,000, यानी कि दोनों को मिला के कितने का बेचना है 1 लाख का बेचना है। कितने का बेचना है 1 लाख का। पहले को 48,000 का अगर बेच दिया तो दूसरे को कितने का बेचना पड़ेगा ताकि 1 लाख आए? तो 52,000 होगा। क्लियर। यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। मौखिक कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिए दिया हुआ है दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 80% और 35% बड़ी हैं, तो दो संख्याओं का अनुपात क्या होगा? तो मान लेते हैं किससे पूछ रहा है, कंपेयर किससे कर रहा है, तीसरी से। तो हमने मान लिया तीसरी संख्या 100 है, तो पहली वाली जो है वो उससे 80% अधिक है, यानी कितनी होगी 180, और दूसरी वाली उससे कितनी अधिक है 35%, यानी कि 135 होगी। तो इन दोनों का अनुपात निकालना है। तो 45 चक्कू होता है और 45 तियाँ, 45 चक्कू 180 और 45 तियाँ 135, यानी कि जो अनुपात होगा वो कितना होगा 4:3 होगा। तो उम्मीद है कि अगर आपने क्लास को पूरा देखा होगा तो आपको सारे क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। बस आपको करना क्या है, इस कंटेंट को आपको ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।